आइए बच्चों, आज हम लोग 14/9/2022 में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, x के ऊपर में 23 है और x के नीचे में 11 है। सभी लोग देख रहे हैं ना प्रश्न को? x के ऊपर में क्या है? 23 है और नीचे में क्या है? 11। आप याद रखिए, अगर a से लेकर के z तक में z तक में किसी भी लेटर के ऊपर में, कहाँ पर बोले? ऊपर में यदि कोई संख्या हो तो आप उसको मानिएगा द्रव्यमान संख्या। क्या मानिएगा? जल्दी बताइए। द्रव्यमान संख्या। याद रखिए, जिसका मान मर्यादा रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, भूलिएगा मत। इसलिए मान मर्यादा मतलब द्रव्यमान। तो इसलिए याद रखिए कि x या कोई भी लेटर के ऊपर वाला जो होगा संख्या, उसको हम कौन संख्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। और आप जो परल रहते हैं तो आप कहाँ पर पड़े रहते हैं? नीचे में। इसलिए याद रखिए, परल रहते हैं मतलब परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या कहाँ पर होगा? नीचे में। और वही जिसका मान होता है वो ऊपर रहता है, तो मान से द्रव्यमान संख्या, इसलिए द्रव्यमान संख्या ऊपर और परल रहेगा परमाणु संख्या नीचे में। ये समझ में आ गया? अब आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको देखिए। प्रश्न में कहता है कि x का ये ऊपर में 23 है, नीचे में 11 है के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, तो याद रखिए आप कि न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या घटे परमाणु संख्या। क्या होता है? जल्दी बताइए। द्रव्यमान संख्या घटे परमाणु संख्या। एक बार पुनः बताइए। द्रव्यमान संख्या घटे परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या घटे परमाणु संख्या किसका फॉर्मूला है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने का। क्या निकालने का? न्यूट्रॉन निकालने का। तो न्यूट्रॉन संख्या जब भी कहे निकालने के लिए, तो आप द्रव्यमान संख्या में से आप जो परमाणु संख्या को निकाल दीजिए, यानी कि घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो बचेगा वही आपका न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा। तो बताइए कि अगर इस तरह का प्रश्न भविष्य में पूछ दे तो क्या आप लोग फंसिएगा? नहीं। अगर नहीं फंसेगा तो बताइए, किसी भी ABCD लेटर में ऊपर वाला जो संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा? द्रव्यमान संख्या। अब आप बताइए कि नीचे वाला संख्या कौन सा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। अब ये बताइए कि न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। चलिए, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, और आपका न्यूट्रॉन का संख्या आसानी से निकल जाएगा। ठीक वही भी इस प्रश्न में किया गया है कि आपको 23 में से 11 को घटा दिया गया और आंसर आपका क्या बच गया? 12। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 100 वाट के बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा खपत होगी। तो यहाँ ये आपको न्यूमेरिकल प्रश्न है, जरा इसको ध्यान दीजिए आप लोग। 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, तो ऊर्जा खपत होगी, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसलिए न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको आप ड्यूस करके रखिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक के से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो ये भी आपको न्यूमेरिकल ही है, लेकिन कुछ जानकारी इससे ले लीजिए। तो बताइए कि विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। दूसरा एक और प्रश्न सीख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला प्रश्न है, सबसे सक्रिय धातु। सक्रिय का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। मतलब ज्यादा चलने वाली। देखिए, सक्रिय का मतलब हुआ आपको जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, जैसे सोडियम हवा के साथ तुरंत अभिक्रिया करके और वह जलने लगता है। लेकिन वही अगर सोना की बात करें तो वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता, किसी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। तो बताएंगे आप लोग, सबसे सक्रिय धातु जो है यह आपको लोहा है। ठीक है, सबसे सक्रिय धातु क्या है? लोहा है। अब जरा समझिए, लोहा को अगर आप वायु में छोड़ दीजिए, खुले आसमान में छोड़ दीजिए, आप उसमें 10 दिन या 15 दिन, एक सप्ताह के बाद आप उसमें क्या देखेंगे? जंग लग जाता है, क्योंकि वो सक्रिय है, वह दूसरे के साथ क्रिया कर सकता है। लेकिन वही कुछ धातु ऐसे होते हैं जो क्रिया नहीं करता है, जैसे कि सोना।
तो वह अक्रिय धातु के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर लोहा की बात करें तो कौन धातु के अंतर्गत आएगा? सक्रिय धातु। सक्रिय धातु के अंतर्गत आएगा। तो बताइए कि लोहा का संकेत क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या होगा? पारा का, कॉपर का, लेड का। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया है? तो ये प्रश्न आपके लिए एक नया है, जरा ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को देखिए। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास, इतना बोलना पड़ेगा आपको। क्या बोलना पड़ेगा? जल्दी बोलिए आप लोग। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास सबसे पहले करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो आपको कौन थे? अरस्तु। और याद रखिए एक और बात, अरस्तु ने ही कहा था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। यह आपको अरस्तु ने ही कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास क्या बताया, जरा बोलिएगा। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? चलिए, अरस्तु ने किया, ठीक है। और अरस्तु ने एक और बात कहा है। क्या कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या कहा? सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन। याद रखिए, अवतल लेंस, किस लेंस की बात हो रही है? अवतल लेंस का आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में हम जो संकेत के माध्यम से जो दिखाते हैं, आवर्धन को हम लोग अंग्रेजी के किस लेटर से दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। आवर्धन को हम किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। तो कहता है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? तो देखिए, आवर्धन बराबर होता है V/U। ये फार्मूला है और इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। किस लेंस की बात कर रहे हैं? अवतल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि छोटा? बड़ा। हाँ, बनता है। दूसरा है कि अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र पूछ रहा है, तो पहले आवर्धन का संकेत बताइए। एम होता है। आवर्धन का फॉर्मूला अब बताइए आप। देखिए, पहले ABCD में U आता है तो भी आता है, लेकिन आवर्धन में हम लोग उल्टा बात याद रखेंगे, V/U कर देंगे। आवर्धन में क्या याद रखेंगे? अब आपका अगला प्रश्न है, अगर एक बीकर में, बीकर जानते हैं आप लोग? बीकर नहीं जानते हैं? केमिस्ट्री में शीशा का बना हुआ, मतलब एक पाइप सा रहता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कभी प्रयोगशाला में जाइएगा तो आप देखिएगा बीकर सब रहता है। तो इस शीशा का बना हुआ रहता है, वो बीकर जो रहता है आपको, तो उसकी बात हो रही है। एक बीकर में समान मात्रा में तेल लिए और पानी लिए। क्या बताएं हम? मतलब बीकर का मतलब समझिए ना, एक तरह से शीशा का बर्तन। शीशा का बर्तन जो प्रयोगशाला में होता है, इतना इतना मोटा रहता है, ठीक है। इतना इतना मोटा रहता है, लंबा सा रहता है बीकर, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि एक बीकर में समान मात्रा में तेल लिए और पानी लिए और मरकरी को उड़ेला जाए। कहता है एक बीकर में जितना तेल लिए उतना ही पानी और उतना ही मरकरी को उड़ेला जाए। उड़ेलना मतलब क्या होता है? नहीं, उड़ेलना मतलब उसमें उझला जाए, उसमें डाला जाए। उड़ेला मतलब उसमें डाला जाए। तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर के नीचे और ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा? बिल्कुल प्रश्न अच्छा है, जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझने वाला प्रश्न है। कहता है कि हमने एक बीकर लिया और बीकर एक, ये मान लीजिए इस बीकर में जितना तेल लिए उतना ही हम लोग पानी भी लिए और उतना ही हम लोग मरकरी भी लिए। अगर 50 ग्राम तेल लिए तो 50 ग्राम हम लोग पानी लिए और 50 ग्राम हम लोग मरकरी लिए, और उस तीनों को एक ही में हम लोग डाल दिए। बात समझ में आ रहा है? एक ही में हम लोग क्या कर दिए? उड़ेल दिए। तो जब एक ही में उड़ेल दिए, एक ही में डाल दिए, तो आप इस प्रश्न को समझने से पहले एक प्रश्न को समझ लीजिए, फिर इस प्रश्न पर आते हैं। आप मिट्टी का तेल लीजिए और पानी ले लीजिए, आप एक गिलास में रखिए उसको, तो आप क्या आप देखते हैं बताइए? पानी नीचे चला जाता है, तेल ऊपर आता है ना और पानी नीचे रहता है ना। वही बात आपको पूछ रहा है कि जब अगर किसी बीकर में हम लोग तेल, मरकरी और पानी को डालेंगे तो सबसे ऊपर में कौन होगा और सबसे नीचे में कौन होगा? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सबसे ऊपर में कौन होगा और सबसे नीचे में कौन होगा? प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए, मतलब कि उझला जाए उसमें, है ना, डाला जाए। तो व्यवस्थित होने पर उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर
नीचे से ऊपर की ओर, जरा ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सबसे पहले किसका बताना है, नीचे का, नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा, तो सबसे नीचे में होगा मरकरी होगा, फिर उसके ऊपर पानी होगा और सबसे ऊपर तेल होगा। तो अभी तो आप जस्ट बताए थे कि पानी और तेल की जब हम लोग मिलावट करते हैं तो तेल कहाँ रहता है, ऊपर। तो यहाँ कह रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे नीचा में मरल आदमी मरकरी रहेगा और उसके ऊपर में पानी रहेगा और सबसे ऊपर में तो देखिए तेल और पानी में तो आप कभी भूल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि तेल हमेशा ऊपर रहेगा, पानी हमेशा नीचे रहता है। अब मरल आदमी नीचे में रहेगा ना, इसलिए मरल से मरकरी सबसे नीचा में, उसके बाद पानी और उसके ऊपर तेल। अब समझ में आया। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि एक बीकर में हम लोग क्या किए कि पानी ले लीजिए समान मात्रा में, एक बीकर में हम लोग समान मात्रा में पानी, तेल और मरकरी लिए और उसको हम लोग उसमें उड़ेल दिए, उड़ेलने के बाद अब जो व्यवस्थित किए तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे में सबसे पहले कौन सा होगा, मरकरी। अब देखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों देख रहे हैं, उसके ऊपर में क्या होगा, पानी और उसके ऊपर में क्या होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि ऐसा क्यों हुआ, तेल नीचे में क्यों नहीं गया, तो याद रखिएगा इस सब में एक ही चीज का फेरा है, घनत्व का। इसमें किसका फेरा है, घनत्व का। घनत्व, तेल का घनत्व कम होता है इसलिए यह आपको ऊपर चला जाता है, पानी का घनत्व तेल से ज्यादा होता है इसलिए उससे नीचे, और सबसे ज्यादा घनत्व किसका, पारा का होता है, इसलिए जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो सबसे नीचे होगा। जैसे कि एक प्रश्न समझिए, जैसे कि एक प्रश्न समझिए, आप क्या करते हैं कि एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें एक जो है सो आप बर्फ़ को डाल देते हैं, बर्फ़ उस पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। समुद्र में आप जाते हैं, समुद्र में अगर आप सो जाइएगा तो आप डूबिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपके मनुष्य का मतलब जब आप सोएंगे तो आपका घनत्व कम होगा और पानी का घनत्व अधिक होगा, इसीलिए सब घनत्व का खेला है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। अब जरा आप लोग विस्थापन और दूरी को समझ लीजिए। आपको यहाँ से मान के चलिए, आपको यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। और देखिए आप तो ये जानते हैं कि किसी दूसरे जगह पर जाने का एक ही रास्ता नहीं होता है, या मान के चलिए अभी आपको बस वहाँ जाना है, देखिए वो छत देख रहे हैं, आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो आपको ये देखिए कि अधिक दूरी, ये सड़क है, सड़क होके जाइएगा और एक सीधे चले जाइएगा, अधिक दूरी कौन है, और नज़दीक दूरी कौन है, सीधे। तो याद रखिए जो दूरी जो अधिक होगा उसको हम लोग दूरी कहेंगे, और जो कम दूरी होगा उसको विस्थापन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, इसमें हमको इसको इस स्थान पर आना है तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। मान चलिए इसको यहाँ पर जाना है तो इसके लिए ऐसे घूम के जा सकता है और ऐसे डायरेक्ट भी जा सकता है, तो कम दूरी ये है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि विस्थापन जो होता है वो आपको किसी भी वस्तुओं के बीच की दूरी का कम कर देता है, कम से कम दूरी रहता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, तो एक से कम या एक के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको रटना ही पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, तो जल्दी से आप लोग रटिए। तो गतिमान समझ गए आप। तो किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, एक से कम या एक से बराबर, एक से कम या एक के बराबर। तो अभी हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए दूरी और विस्थापन बोलिएगा ना तो वो अनुपात में बदल जाएगा। पहले विस्थापन है तो पहले विस्थापन बोलिए, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा, एक से कम या एक से बराबर, एक से कम होगा या एक से बराबर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग में बनता है, ठीक है। तो देखिए आप सोचिए, कह रहा कि फल जो है निम्नलिखित में से, इसको कट कर दीजिए, किस पुष्प के भाग से बनता है ना, किस पुष्प के भाग से बनता है। तो देखिए फूल जो है ना, फूल का अंडाशय भाग जो होता है उससे बनता है फल। आपको जरा ध्यान दीजिए, फल कैसा होता है, पुष्प के जैसे, गोल होता है।
और अंडा कैसा होता है? तो बस याद रखिए कि फल जो होता है ना, फल पुष्प के किस भाग से बनता है? अंडा से भाग से बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रश्न को हम लोग याद रखेंगे कि फल जो है किस पुष्प के भाग से बनता है? अंडा से भाग से बनता है। आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फल जो बनता है पुष्प के किस भाग से बनता है? अंडाशय से बनता है। आपका अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना, जो कि बैक की क्लास में हुआ था ये प्रश्न। ठीक है, Ca है ना, कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग? CaOH2 CaO। अब ये बताइए कि Ca का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बताएं। और CaO का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, दिमाग लगाइए थोड़ा। C से कैल्शियम और O से ऑक्सीजन हुआ ना, तो इसलिए ऑक्सीजन से ऑक्साइड लगा दीजिए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात समझ में आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर। बात समझ में आ गया? तो आप यहाँ तक याद रखिएगा। चलिए, चिपको आंदोलन के बारे में जरा आप लोग समझ लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। चिपको आंदोलन को हम लोग अपिको आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोले हम? पूरा बात बोलिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। बात समझ में आ रहा है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और ये आपको उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? गढ़वाल जिले में हुआ था। घटना क्या हुआ था ये समझ लीजिए। गढ़वाल जिले के कुछ ठेकेदार अपनी सुख सुविधा के लिए पेड़ को काटने के लिए आया, लेकिन वहाँ के लोग पेड़ को काटने से मना किया। और जब वहाँ के लोगों के कहने पर ठेकेदार बात नहीं माने, तो सभी लोग पेड़ से चिपक गया और कहा कि पहले मुझे काटो, फिर इस पेड़ को काटना। और इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के जो प्रणेता के रूप में या प्रतिपादक के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं याद है तो ऐसे समझिए कि आप किसके साथ चिपकिएगा? सुंदर आदमी के साथ ना। इसलिए चिपको आंदोलन के प्रणेता को कौन है? दूसरा है कि यह किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में। अभी राज्य पूछ रहे थे तो जिला क्यों बता रहे हैं? किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। किस जिला में? गढ़वाल जिला में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे प्रश्न कि ये आपको जो आंदोलन था वो किससे जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन से, पेड़ से। ये था पर्यावरण से। पेड़ से मतलब पेड़ अब पर्यावरण का एक भाग है ना, इसलिए यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अभी जस्ट बताया ना कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्यों चिपक गया? वृक्ष को बचाने के लिए ना, तो इसलिए तो है वृक्ष को बचाना। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना। किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के किस जिला में हुआ था? गढ़वाल जिला में। इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता है? अपिको आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है आमीटर। आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध जो है वह बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह आपको बहुत छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न याद रखने वाला है। बताइए, प्रश्न के साथ आंसर बोलिए। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा, आमीटर में आमी लगा हुआ है। आमी को आप याद कर लीजिए अम्मी। और आप कोई भी काम आप अम्मी पर आश्रित होकर के किस समय करते हैं? जब आप बहुत छोटे होते हैं। अगर आपको टॉयलेट जाना हो, जब कुछ खाना हो, कुछ सामान लेना हो, तो अम्मी को बुलाते हैं। तो इसलिए याद कर लीजिए कि अम्मी से आमीटर, और आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत छोटा। अब प्रश्न याद हुआ? चलिए, अगला प्रश्न है आपका एथोनोइक अम्ल। बताइएगा जरा। एथोनोइक अम्ल का जलीय विलयन, विलयन का मतलब घोल। एथोनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका। और सिरका को हम रसायन भाषा में क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। और इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखें कि एथोनोइक अम्ल का जलीय विलयन
एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो सिरका। और सिरका को हम लोग क्या बोलते हैं रसायन की भाषा में? एसिटिक अम्ल बोलते हैं या एसिटिक एसिड बोलते हैं। और संकेत के माध्यम से क्या बोलते हैं? CH3। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं? तो बताइए कि सिरका जो कहा जाता है किसके जलीय विलयन को? एथेनोइक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहता है? सिरका का सूत्र क्या होता है? रासायनिक रूप से क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड कहेंगे। चलिए, फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? यानी कि कोई भी फल आपको किस समय पकेगा बताइए? जब तक उसमें एथिलीन की मात्रा नहीं आएगा तब तक वह नहीं पकेगा। इसका मतलब है कि आपको पेड़ पौधा में जो फल है कच्चा, जो हम लोग कहते हैं, कब तक उसको कच्चा कहते हैं? जब तक उसमें एथिलीन नहीं मिलता है ना। जब उसमें एथिलीन की मात्रा आ जाती है तो वह पेड़ में ही पकने लगता है। ठीक है, तो याद कीजिए कि फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? एथिलीन। और ये हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पेड़ से। वो हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तभी तो वो पेड़ से हार्मोन निकलेगा तो फल में जाएगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? ठीक है, तो बताइए कि फलों को पकने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है? एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। ठीक है, बताइए कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि एथिलीन क्या है? एक हार्मोन से। एथिलीन एक हार्मोन है। और ये पूछ दे कि एथिलीन जो है एथिलीन हार्मोन का स्रोत क्या है? मतलब ये कहाँ से मिलता है? पेड़ से। पेड़ पौधा से मिलता है। तो बताइए कि पेड़ पौधा में ऐसा कौन सा हार्मोन पाया जाता है जिससे फल पकता है? एथिलीन। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी का घर। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिए क्वेश्चन को, जरा समझिए। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में, है ना, मिट्टी का घर जो होता है गर्मियों के मौसम में कैसा लगता है? ठंडा। और जाड़े के मौसम में गर्म। क्यों नहीं हम लोग मिट्टी का घर ही बनाते? मिट्टी का घर गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म। चलिए, तो मिट्टी का घर गर्मियों में कैसा महसूस होता है? ठंडा। ठंडा में गर्म। क्यों, ऐसा क्यों होता है बताइए? कुचालक है। क्योंकि मिट्टी जो है ऊष्मा का कुचालक है। मिट्टी जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। इस बात को आप लोग समझा सकते हैं मुझे? तो समझाइए इसका मतलब क्या हुआ? गर्मी नहीं होगा भाई, बढ़िया से कॉन्सेप्ट दिए थे कि कुचालक और सुचालक में। कुचालक मतलब जिससे आपको, मतलब जैसे कि बताए थे ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन पास करता है, विद्युत धारा पास करता है। यहाँ पे कहता है कि मिट्टी जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, मतलब मिट्टी से ऊष्मा पास नहीं करता है, इसलिए ना उसको कुचालक कहा गया। ये आपको समझाना चाहिए था। मेरा बात समझे कि नहीं समझे? मिट्टी किसका कुचालक है? उष्मा का। उष्मा का मतलब हीट, गर्मी जो है पास नहीं कर सकता है उसमें से। बात समझ में आया? ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि मिट्टी जो है उष्मा का क्या है? कुचालक है। ठीक है, तो ये कुचालक है, आपको वहाँ पर ब्लैंक्स में आप जो है सो डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है? टीका के बारे में है प्रश्न, पहले से भी आपको आता होगा। जो बच्चों को डिप्थीरिया में, काली खांसी में और टेटनस में दिया आता है। ये बात पहले से आपको पता होगा। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया में कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी टीका। कौन सा टीका? तो बताइए, डी से डिप्थीरिया। चलिए, और फिर टी से टेटनस। और ये जो पी है, पी से आपको होता है काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। ठीक है, तो बताइए कि आपको इसका, इसलिए इसका नाम शॉर्ट नाम दे दिया है डीपीटी। डी से डिप्थीरिया। अब आप लोग नहीं फंसेगा। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका? डीपीटी का। काली खांसी के लिए डीपीटी। और इसके बाद कौन सा बच गया? टेटनस के लिए कौन सा? डीपीटी का। डीपीटी टीका यूज किया जाता है, बचाव के लिए आपको लगाया जाता है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? डिप्थीरिया थिराने वाला बात है, जीवाणु के कारण। दूसरा है टेटनस, और ये काली खांसी जीवाणु। याद रखिएगा आप लोग। तो बताइए, इस तीनों बीमारी का जो है टीका है कौन सा? बताइए। डीपीटी का। डीपीटी टीका। चलिए, तो बताएंगे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक कहाँ पर होती है? अंकुरित बीज में। सही बात है। और इसमें ट्रिक बताए थे कि अगर किसी बीज को अंकुरित करना हो तो हम लोग मिट्टी में ही ना उसका प्रयोग करेंगे, माइटे में ना प्रयोग करेंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहाँ पर अधिक होती है? अंकुरित बीज में। अंकुरित बीज में। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहाँ पर अधिक होती है? अंकुरित बीज में। अंकुरित बीज में होती है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। आलू में अगेती झुलसा बीमारी का नाम है अर्ली ब्लाइट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्ली ब्लाइट। ठीक है। और अगेती का मतलब हुआ आपको, जैसे कि कितना आदमी नहीं कहता कि खेत हम अगता कर लिए, शीघ्र जल्दी। हाँ, तो अगेती का मतलब हो गया यहाँ पर, आपको बात समझ में आ रहा है? अगेती का मतलब जैसे कोई खेती अगाड़ी कर लेते हैं ना, आगे दूसरे से पहले, तो उसको अगाड़ी बुलाता है, तो वही है। अगता नहीं बोलते हैं, अगता तो गाँव घर में बोला जाता है, तो अगता को ही हम लोग अगेती बोलते हैं। तो कहने का मतलब आलू का एक रोग है जिसका नाम है अगेती झुलसा। क्या नाम है? अगेती झुलसा। और इसके बारे में आप पहले से भी जानती होइएगा कि आलू में ना पाला लगने से उसमें झुलसा पकड़ लेता है। पता है कि नहीं पता है? तो वही है, अगेती झुलसा किसका रोग है? अल्टरनेरिया नहीं, आलू का। आलू का रोग है। अगेती झुलसा किसका रोग है? आलू का। आलू को। और अगेती झुलसा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अर्ली ब्लाइट। क्या कहेंगे? अर्ली ब्लाइट कहेंगे। तो यह किसके द्वारा होता है? ये होता है अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा। किसके द्वारा? अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा। देखिए होता क्या है, झुलसा लगने के बाद आपको वो जो है ना, वो पेड़ पौधा सब सो जाता है। क्या करता है? सो जाता है। और आलू के खेत में आपको यह सोता कब है? तो जब आलू के खेत में आप किस खाद का यूज करते हैं? जैविक खाद का नाम बताइए। जैविक, जो गांव घर में हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं। यूरिया। नहीं, जैविक खाद। जैविक क्या बोले आप? गोबर। खाद के रूप में हम लोग गोबर का यूज करते हैं। तो देखिए अगर गोबर दे दी तो ठीक है, अगर किसी चीज का नेरी उसमें पड़ जाएगा, मतलब अल्टरनेरी अगर पड़ जाएगा, अल्टरनेरी पड़ जाएगा तो क्या होगा? सो जाएगा ना। इसलिए याद कर लीजिए, अल्टरनेरी से याद कर लीजिए, अल्टरनेरिया बोलिएगा। अल्टरनेरिया के कारण से क्या हो जाएगा? सो जाएगा। बीमारी का नाम बताइए। अर्ली ब्लाइट यानी कि अगेती झुलसा। अगेती झुलसा हो जाएगा किसके कारण से? अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया और पुराना नाम है सो जाएगा, इसलिए सोलानी। सोलानी। अब पूरा नाम बोलिए किसके कारण से? अब पहले आप लोग बीमारी का नाम बताइए। अगेती झुलसा किस फसल में होता है? आलू में। अगेती झुलसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्ली ब्लाइट कहते हैं। ठीक। अब ये बताइए कि अर्ली ब्लाइट रोग यानी कि अगेती झुलसा रोग आलू को किस कारण से होता है? अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा की बात हो रही है, बैक की क्लास में भी हुआ था, जो कि इसका आंसर के बारे में बताए थे। कहीं पर मावशीन राम देता है, कहीं पर मासीन राम देता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताए थे कि ये मासीन राम किस राज्य में है? मेघालय में है। और मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है यही बताए थे, क्योंकि मेघालय मतलब मेघों का आलय। मेघों का आलय कौन सा समास? तो मेघों का आलय मतलब मेघों का घर। मेघों का घर इसलिए कहा गया कि हमेशा वहाँ पर मेघ लगा रहता है, और जब हमेशा मेघ लगा रहेगा तो हमेशा वर्षा होगा। तो इसलिए सबसे अधिक वर्षा कहाँ? मेघालय में। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। कहाँ है? शिलोंग है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है आपको किस स्थान पर होगी? मासिन राम में होगा। और मासिन राम कहाँ है? मेघालय में है। और शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। और कोलकाता किसकी राजधानी है? मुंबई की। पश्चिम बंगाल की। और गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम की। चलिए, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? मासिन राम कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल। और असम की राजधानी अगर पूछिए तो इसका 2 आंसर होगा। एक गुवाहाटी भी आंसर हो सकता है, एक दिसपुर भी हो सकता है। याद रखिएगा दोनों। क्या क्या बोले हम? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है आर्गन। क्या है? ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। कहता है कि ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता? देखिए, प्लेटी हेल्थी मेंथेस में जो नहीं वाला है उस आंसर को हम लोग
नहीं याद करेंगे, जो है उसको याद करेंगे। तो देखिए याद कीजिए कि ऑर्गन सिस्टम स्तर, ये जो है एनालिडा है ना, ये ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन है। कैसे याद कीजिएगा, एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन पाया जाता है। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन पाया जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई, क्योंकि इस प्रश्न से कितना क्वेश्चन सीखेंगे आप लोग? 3 क्वेश्चन। तो बताइए ये ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन जो पाया था किस किस में पाया था? मोलस्का में और ऑर्थोपोडा में। ठीक है, समझ गए बात? तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ में आप लोग बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर पाती, जिसके कारण से अगला वीडियो आप तक तुरंत नहीं पहुँच पाता, इसलिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा।